नमस्कार साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान। और लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? रुधिर दाब के बारे में। हमने जो स्टार्ट किया था रक्त परिसंचरण तंत्र, उसके बारे में हमने हृदय के बारे में पढ़ना चालू किया था। किन सब चीज़ों से रक्त परिसंचरण तंत्र मिलकर बना होता है? 3 चीज़ें थी। देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या क्या था? एक तो हृदय था, उसके अलावा रुधिर वाहिनियां थी, रुधिर वाहिनियों के अलावा एक रुधिर था। ठीक है, और इसके खोजकर्ता कौन थे? विलियम हार्वे। ये कुछ बेसिक सी लाइन है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। आज जो चीजें हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियों के बारे में। देखो, कल की क्लास में मैंने आपको रुधिर दाब के बारे में बताया था। रुधिर दाब जैसे जैसे हृदय एक तो सिकुड़ेगा, एक अनुशिथिलित होगा। ठीक है, रिलैक्स की स्थिति बनेगी और सिकुड़ने की स्थिति बनेगी, तो रुधिर वाहिनियों पर क्या है? दाब लगेगा। उसे हमने रुधिर दाब नाम दिया था। आज क्या पढ़ेंगे? जो रुधिर वाहिनियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और उनके प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखो, रुधिर वाहिनियां जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है, रक्त प्रवाहित होता है। तो किसी भी शरीर की कोई भी जो एक्टिविटी होती है, क्रिया होती है, वो किस वजह से संभव हो पाती है? कि उसमें ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है और उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। इस वजह से कोई भी अंग कार्य कर पा रहा है, जैसे अंगुलियों का हिलना, आंखों का ब्लिंक करना, जैसे कानों से को सुनाई देना, जितने भी ये कार्य हैं किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि उनमें ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड फ्लो किसके द्वारा? जो हृदय का कार्य होता है वो कार्य क्या होता है? रक्त को पंप करना। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया। जबकि उस अंग तक जो ब्लड लेके जाने का कार्य होता है वो किसका कार्य होता है? वो रुधिर वाहिनियों का होता है। इसको रुधिर वाहिनी क्यों बोला गया? रुधिर वाहिनी इस वजह से बोला गया क्योंकि देखो, जैसे बच्चों को जो गाड़ी ले जाती है उसको बाल वाहिनी बोलते हैं। ठीक है, जैसे रोगियों को जो वाहन लेके जाता है एम्बुलेंस, उसको रोगी वाहन बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो रुधिर को लेके जाती है उसको क्या बोलते हैं? रुधिर वाहिनी। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रुधिर वाहिनियों के बारे में। रुधिर वाहिनियां, ठीक है। अब देखो, रुधिर वाहिनियों का जैसे मैंने आपको पहले की भी क्लासेस में आपको बताया कि लेक्ट के लिए इंटरनेशनल वर्ड क्या है, लेक्ट के लिए इंटरनेशनल वर्ड क्या है, लेक्ट दूध के लिए इंटरनेशनल वर्ड क्या है? लेक्ट है। ठीक है, कोशिका के लिए इंटरनेशनल वर्ड क्या है? साइटो है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे और नाक के लिए इंटरनेशनल वर्ड क्या है? राइनो है। तो जो वाहिनियां हैं इनके लिए इंटरनेशनल वर्ड क्या है? इनके लिए इंटरनेशनल वर्ड है एनजीओ। ठीक है, तो रुधिर वाहिनियों का जो अध्ययन होता है, रुधिर वाहिनियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंजियोलॉजी। ठीक है, तो इनका अध्ययन इनका अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, चोट लगती है आपके, तो रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स क्या है, इनमें क्या प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, रुक जाता है, खराब हो जाती है। तो इनकी जो मरम्मत करनी होती है, तो रुधिर वाहिनियों की जो मरम्मत की जाती है उसको क्या बोलेंगे? एंजियोप्लास्टी। ठीक है, जैसे नाक खराब हो जाएगा तो नाक का रिपेयर, अगर नाक को रिपेयर कराएंगे, प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे तो राइनोप्लास्टी। इसी प्रकार इनकी जो रुधिर वाहिनियों की क्या होगी? मरम्मत होगी, उसको क्या बोलेंगे? एंजियोप्लास्टी। जैसे इनका एक्सरे लिया जाएगा ब्लड वेसल्स का, तो उसको क्या बोलेंगे? एंजियोग्राफी। ठीक है, इनका अध्ययन क्या कहलाएगा? एंजियोलॉजी। ठीक है, तो एक और टर्म एक बार एग्जाम में पूछा गया कि एंजियोप्लास्टी किससे संबंधित है। ठीक है, तो रुधिर वाहिनियों की मरम्मत क्या कहलाती है? रुधिर वाहिनियों की मरम्मत
को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये होती कितने प्रकार की हैं संख्या में। रुधिर वाहिनियां संख्या में 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक तो होती है धमनी और एक शिराएं। धमनी कौन सी होती है? धमनी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, शरीर में अंदर की तरफ धसी हुई होती है, उनको धमनियां बोलते हैं। अब याद कैसे रखोगे इनको? जैसे अंदर धसना, धै से धमनी, धै से धसना, तो जो अंदर की तरफ धसी हुई होती है उनको धमनी बोलते हैं, जबकि जो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, जो हम जिसे देख सकते हैं और जो दिखाई देती है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं शिराएं। तो ये संख्या में कितने प्रकार की होती हैं? ये संख्या में 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है 2 प्रकार की? एक तो होती है धमनी, दूसरी होती है शिराएं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इन धमनी और शिराओं के बारे में पढ़ना है। रुधिर वाहिनियां अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चीजों से मिलकर बना होता है। तो ये भी एक प्रकार का अंग है किसका? रक्त परिसंचरण तंत्र का। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त को लेकर जाना। ठीक है, अब धमनियां और शिराओं, इनके प्रकार जैसे जो ब्लड लेके जाती हैं कौन कौन सी होती हैं, वो ज्यादा स्पेसिफिकेशन हो जाता है। कई बार बस ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो हृदय में रक्त लेके जाती है उस धमनी को क्या बोलते हैं, ये हम आगे की क्लास में लिखेंगे। जो लीवर में रक्त लेके जाती है या फिर जो अमाशय में रक्त लेके जाती है, उन धमनियों के नाम पूछे गए हैं, उनके बारे में आपको दिखा दिया जाएगा। तो पहले इनमें जो बेसिक डिफरेंस है धमनियों में और शिराओं में, उसको देखते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा आपका कि भाई जैसे हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं धमनियों के बारे में। हार्ट के बारे में कुछ और टॉपिक विशेष बिंदु बचे हुए हैं थोड़े से, उसको कंप्लीट करके हम क्या ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो इधर तो मैं लिख लेता हूं धमनी, इनका कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। इधर तो लिख लेंगे धमनी, ठीक है, जबकि इधर लिख लेंगे शिरा। ठीक है, देखो धमनी का क्या कार्य होता है। जैसे मैंने आपको बताया था हृदय के 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, कितने कक्ष होते हैं हृदय के? 4 कक्ष। दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद, बायां नीले। तो धमनियों का क्या कार्य होता है? इनका कार्य होता है मुख्य कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होगा? जिस ब्लड में, जिस रक्त में ऑक्सीजन घुली हुई हो। ऑक्सीजन घुले हुए रक्त को शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है? धमनी का होता है। तो यह इनका प्रमुख कार्य क्या होते हैं? यह ऑक्सीकृत रक्त को शरीर में पहुंचाती हैं। ठीक है, ऑक्सीकृत ब्लड कौन सा हो जाएगा? जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई हो। ठीक है, इसके ठीक विपरीत शिराओं का क्या कार्य हो जाएगा? शिराओं का कार्य हो जाएगा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा हो जाएगा? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई हो। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड घुले हुए रक्त को किस में लेकर आना? हृदय में लेकर आना। तो इनका मुख्य कार्य यह है अनऑक्सीकृत ब्लड, अनऑक्सीकृत रक्त को शरीर से हृदय में लाती हैं। ठीक है, इनका क्या कार्य हो जाएगा? इनकी और क्या विशेषता हो जाएगी?
कि ये जो होती हैं शरीर के अंदर धसी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये है शरीर के अंदर धसी हुई होती हैं, जबकि इनको हम डायरेक्टली देख सकते हैं आंखों से। जो हमारे शरीर में, हाथ में देखना, आप कभी एक बारी हाथ को बंद करके देखेंगे तो कुछ नसें हैं वो उभरी हुई दिखाई देंगी, तो उन्हें सिरा बोला जाता है। तो इन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, तो शरीर में उभरी हुई होती हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये धसी हुई क्यों होती है और ये उभरी हुई क्यों होती है? इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि देखो, जैसे जैसे हमारा हृदय रक्त को जब पंप करता है शरीर में, तो पंप शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त पहुंचाना बहुत कठिन कार्य होता है। उसके लिए उसे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जोर लगाएगा और बाहर ऊपर की साइड होगा, तो ऊपर की साइड होने से इनके फटने के चांसेस ज्यादा होंगे। इस वजह से शरीर के अंदर धसी होती है, जबकि ये बाहर इस वजह से निकली हुई होती है क्योंकि जब हृदय की अनुशीतलन की स्थिति बनती है, उस दौरान क्या होता है, रिलैक्सेशन मोड में केवल हृदय के प्रत्येक, शरीर के प्रत्येक अंग से रक्त को हृदय तक लेके आना होता है और उसमें ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये बाहर की ओर होती हैं। चूंकि शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त पहुंचाने के लिए अधिक कार्य करना, हृदय को अधिक जोर लगाना पड़ता है, तो इस वजह से इनकी जो दीवारें होती हैं वो दीवारें तो मोटी होती हैं, जबकि इनकी जो गुहाएं होती हैं वो संकड़ी होती हैं, ठीक है। ये देखो, इनकी जो शेप बनती है वो कुछ ऐसी बनती है, धमनियों की शेप। इनकी जो दीवारें हैं वो दीवारें बहुत मोटी होती हैं बजाय सिराओं के, अगर इनसे कंपेयर किया जाए तो। जबकि धमनियों की जो दीवारें वो मोटी होंगी और इसका जो रक्त के गमन का जो मार्ग होगा वो संकरा होगा। तो दीवारें मोटी जबकि गुहा पतली क्यों होती हैं? क्योंकि शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त पहुंचाने के लिए अधिक प्रेशर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इनकी दीवारें मोटी तथा गुहा पतली होती है। जबकि इनमें क्या होता है, इनमें इसके ठीक विपरीत हो जाएगा। इनके ठीक विपरीत हो जाएगा कि इनकी दीवारें पतली जबकि गुहाएं मोटी होती हैं। इनकी दीवारें पतली तथा गुहाएं मोटी होती हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्या डिफरेंस है इनके अंदर। धमनियों का क्या कार्य है? अगर मैं ऐसे कहूं कि जो धमनियां हैं ये रक्त को हृदय से दूर लेके जाती हैं, अर्थात इनमें क्या होता है, रक्त का हृदय से दूर जाना, जबकि ये क्या होती है, रक्त को हृदय के पास लेके आती हैं, ठीक है। ये इनका क्या कार्य है कि शरीर के सभी समस्त अंगों में रक्त को पहुंचाने का कार्य होता है। तो अगर ऐसा बोला जाए कि इनका क्या कार्य होता है, रक्त को हृदय से दूर लेके जाने का, जबकि इनका क्या कार्य होता है, रक्त को हृदय के पास लेके आने का, ऐसा भी लिखा जाता है। तो कई बार स्टेटमेंट में ऐसा पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि निम्न में से रक्त को हृदय से दूर कौन लेकर जाता है या रक्त को हृदय के पास कौन लेकर आता है, ये एक बार ही पूछा हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इनका क्या कार्य होता है, शरीर में रक्त को हृदय से दूर लेकर जाना। ये आपने नोट कर लिया होगा। और इनमें प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, देखो। ये क्या करते हैं कि जितना भी जो भी ब्लड है उनको हृदय से दूर अंगों में लेके जाती हैं। तो ये रक्त को हृदय से दूर अंगों में
लेकर जाती हैं। ठीक है, जबकि इनका क्या प्रमुख कार्य क्या होता है? इनका प्रमुख कार्य होता है कि ये रक्त को ये क्या करती हैं? रक्त को दूर अंगों से हृदय की ओर लाती हैं। हृदय की ओर लाती हैं। ठीक है, और इनमें क्या प्रमुख डिफरेंस हो जाएगा? इनके अंदर जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब धमनी में रक्त बहेगा तो कौन सी स्थिति में बनेगा? सिस्टोल की स्थिति में। अच्छा, सिस्टोल की स्थिति मैंने आपको बताई थी, क्या होती है सिस्टोल की स्थिति? प्रकुंचन, हिंदी में क्या बोलते हैं सिस्टोल को? प्रकुंचन। तो प्रकुंचन की स्थिति क्या होगी? जब हृदय क्या करेगा? पिचकेगा तो उसे, मतलब जब हृदय पिचकेगा तो पीछे से प्रेशर ज्यादा लगेगा। जैसे ये आपका हृदय है, ये पिचकेगा, यहां से इससे धमनी जुड़ी हुई है, तो इसके अंदर जो रक्त होगा वो पिचक के किस में बहेगा? धमनियों में। और धमनियों में बहेगा तो जो धमनियों की दीवारें हैं उन पे अधिक प्रेशर फील होगा। ठीक है, प्रकुंचन की स्थिति में, हृदय के प्रकुंचन की स्थिति में जो धमनियां हैं, धमनियों पर क्या होता है? अधिक दाब महसूस होता है। ठीक है, उच्च दाब महसूस होता है। क्यों होता है उच्च दाब? क्योंकि शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त पहुंचाने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है। तो इनमें क्या और विशेषता हो जाएगी कि इनमें जो दाब होता है रक्त का वो उच्च होता है, जबकि शिराओं में क्या होता है? शिराओं में जो रक्त का दाब होता है वो निम्न होता है। ठीक है, जो आप जनरल भाषा में जिसे कई बार आप बोल देते हैं कि बीपी हाई हो गई, बीपी लो हो गई, वो किस स्थिति में? जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको सामान्य रक्त दाब का जो मापन बताया था, सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 120/80 mm of Hg। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। तो जो सामान्य रक्त दाब की स्थिति बनती है, सामान्य रक्त दाब की स्थिति कौन सी बनती है? 120/80 mm of Fg की बनती है। तो 120 क्या है? 120 मिलीमीटर ऑफ Fg इसकी दीवार पर लगने वाला रक्त का दाब है। किसकी दीवार पर? धमनी की दीवार पर। ठीक है, और 120 80 के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, अर्थात इस स्थिति में क्या होता है? जो रक्त दाब का मान होता है वो अधिक होता है। कहां होता है अधिक? हम धमनी की जो दीवार होती है उसके ऊपर। तो इनमें क्या होता है? उच्च रक्त दाब की स्थिति बनती है। क्लियर है ये बात? इनमें उच्च रक्तदाब कितना होता है? उच्च रक्तदाब 120। ठीक है, कि इनमें उच्च रक्तदाब होता है, स्थिति बनती है, इनमें उच्च रक्तदाब होता है। जबकि इसके ठीक विपरीत इनमें क्या हो जाएगा? शिराओं में इनमें निम्न रक्तदाब होता है। इनमें निम्न रक्तदाब होता है। ठीक है, तो ये धमनियों और शिराओं में कुछ जैसे प्रमुख बिंदु हैं जो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब इसके अलावा क्या स्थिति बनती है इनमें? इसमें और क्या होता है? जैसे आपको अगर बताया जाए, नेक्स्ट अगर जो डिफरेंस आप लिखना चाहें तो एक डिफरेंस और लिख लीजिए कि इनमें क्या होता है? इनमें जो रक्त का प्रवाह होता है वो तीव्र होता है। ठीक है, प्रत्येक अंग में जो रक्त का प्रवाह, कॉन्स्ट्रक्शन की स्थिति बनती है प्रकुंचन की, तो उस दौरान फास्टली ब्लड मूव करेगा था। तीव्र रक्त का प्रवाह इनमें तीव्र होता है, जबकि शिराओं में रक्त का प्रवाह धीरे होता है। ठीक है, एक और लिख लीजिए कि इनमें रक्त का प्रवाह तीव्र तथा अव्यवस्थित या असतत। ठीक है, इनमें रक्त का प्रवाह तीव्र तथा असतत होता है, जबकि इनमें क्या होता है? रक्त का प्रवाह सतत होता है।
इनमें रक्त का प्रवाह धीरे तथा सतत होता है। ठीक है। और क्या डिफरेंस होता है इनमें? इसमें क्या होता है, धमनियों में वॉल्व कपाट नहीं पाए जाते, जबकि शिराओं में क्या होता है, कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, जबकि शिराओं में कपाट नहीं पाए जाते। इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि इनमें कपाट पाए जाते हैं। इनमें कपाट ठीक है। ये जो धमनियां हैं और शिराओं में बेसिक डिफरेंस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें एक और टर्म बचती है, कई बार आपने सुना होगा, क्या सुना होगा कि किसी के क्या हृदयघात की, किसी के क्या हृदयघात हुआ है, किसी के ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, मस्तिष्क घात हुआ है। जैसे हार्ट अटैक की जो ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति बनती है वो किस वजह से बनती है, ठीक है, उसके बारे में और मैं बता देता हूं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि जो धमनियां होती हैं, ठीक है, या जो शिराएं होती हैं, जो व्यक्ति वसा का अधिक सेवन करते हैं, जब मैंने आपको संतुलित आहार पढ़ाया था तो उस दौरान बताया था कि वसा में क्या होता है, सर्वाधिक क्या होता है, वसा में धमनियों में, जो वसा की धमनियों में जमने की प्रवृत्ति अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, तो जब वसा का अधिक सेवन करने वाले मनुष्य में होता क्या है, जो धमनियां और शिराएं होती हैं उसमें वसा की मात्रा क्या होती है, उनकी दीवारों पर धीरे धीरे जमने लग जाती हैं। क्या इस स्थिति में वसा, जब हम वसा का सेवन करते हैं और बिल्कुल भी कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, एक आलसी जीवन जीते हैं, तो उस दौरान जो धमनियां और जो शिराएं हैं, जैसे धमनी है, धमनी की जो दीवार है, गुहाएं हैं, गुहाओं के अंदर क्या होता है, वसा जमने लग जाता है। और इस वसा जमने के कारण एक स्थिति ऐसी बनती है कि ये गुहाएं क्या होती है, धीरे धीरे ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, ब्लॉक होने से जो रक्त का सतत प्रवाह है वो रुक जाता है। रक्त क्या होता है, हृदय में वापस रक्त पहुंच नहीं पाता है, हृदय से रक्त बाहर नहीं निकल पाता। इस वजह से जो हार्ट अटैक की स्थिति बनती है या जो ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति बनती है वो किस वजह से बनती है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से बनती है। ठीक है, तो एक दो बार पूछा गया है, एक बार आरएस मेंस में पूछा गया है एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, और एक बार एग्जाम यूपीएससी में पूछा गया था कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है। आपके पटवारी में भी पूछा जा सकता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस को समझाइए या क्या है। ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, ये मैंने आपको बताया कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है। ठीक है, बाकी जो बची हुई चीजें हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह और ब्लड वगैरह, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।